पिछली सीरीज में हमने मेवाड़ से संबंधित क्वेश्चन पढ़ लिए थे और हम अब अगले क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों, अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और पढ़ते रहे। इसमें से पहला क्वेश्चन है, दुर्ग जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है, यानी ऐसा कौन सा दुर्ग है इनमें से जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं किया गया है? भैंसरोटगढ़, मचान दुर्ग, बोमट दुर्ग, बसंती दुर्ग। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा भैंसरोटगढ़ दुर्ग। मचान दुर्ग, बोमट दुर्ग और बसंती दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने किया था। और वीर विनोद के लेखक श्यामल दास के अनुसार महाराणा कुंभा ने 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया है। अगला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा को कितने किलों के निर्माण का श्रेय जाता है? 30, 25, 32, 39। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 3 है 32। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है? पाली में, आहोर में, सिवाना में, माउंट आबू में। तो ये आप सभी को पता होगा कि अचलगढ़ एक चोटी है जो 1380 मीटर की ऊंचाई है और यह माउंट आबू स्थान है सिरोही में स्थित है। तो अचलगढ़ का किला जिसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया है ये माउंट आबू में स्थित है जो सिरोही जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया है? राणा कुंभा, राणा प्रताप, अमर सिंह, उदय सिंह। तो आप सभी को मालूम होगा कि विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया है। वह कब करवाया है, कितने फीट ऊंचा है, कितने मंजिला है, इसके बारे में हम देखेंगे कि यह विजय स्तंभ 122 फीट ऊंचा 9 मंजिला स्तंभ है और इसका निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा मालवा जो सुल्तान महमूद खिलजी जो मालवा का शासक था उसके मध्य और राणा कुंभा के मध्य लड़ा गया युद्ध में विजय होने की उपरांत इसका निर्माण करवाया गया है 1440 और 1448 ईस्वी के मध्य, जबकि सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 ईस्वी में जिसको राणा कुंभा को विजय मिली। इसको प्रशस्तियों में कीर्ति स्तंभ कहा गया है। इस स्तंभ की तीसरी मंजिल पर अरबी में, कौन सी मंजिल पर? तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह खुदा हुआ है। इसका निर्माण कार्य जेता व उसके पुत्र नापा पोमा यानी पुत्र नामा पोमा पूजा के निर्देशन में किया गया है। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्तिकार कई बार पूछा जाता है कि इसका प्रशस्तिकार कौन है, तो कवि अत्रि इसका प्रशस्तिकार है और ये 3 उसके पुत्र थे, जेता, नापा, पूजा, यानी जेता के पुत्र थे पुत्र नामा पुम्बा पूजा। और अगले क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि जेम्स टोड ने इसे कुतुब मीनार से श्रेष्ठ इमारत माना है और भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा है। किसने कहा है? जेम्स टोड ने। किसके बारे में? कीर्ति स्तंभ के बारे में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को पराजित करके अपनी विजय को अमर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया? तो कीर्ति स्तंभ, अशोक स्तंभ, विष्णु स्तंभ, विजय स्तंभ। तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप सभी सोचकर पहले अपना उत्तर बताइए, उसके बाद में मैं आपको सही उत्तर बताऊंगा। तो दोस्तों इसमें विजय स्तंभ सही होगा, कहीं ने कीर्ति स्तंभ बताया होगा। तो दोस्तों इसमें कीर्ति स्तंभ सही न होकर विजय स्तंभ है, यानी महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, क्योंकि कीर्ति स्तंभ तो इसको प्रशस्तियों में कहा गया है जबकि ये विजय स्तंभ है। अगला क्वेश्चन है, कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ कितनी मंजिलों का है? 7 का, 8 का, 9 का, 10 का। तो दोस्तों 122 फीट ऊंचे 9 मंजिला
इस स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया? ऑप्शन नंबर 3 है 9 मंजिला। और इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह खुदा हुआ है यानी लिखा हुआ है। और इसका निर्माण कार्य जेता तथा उसके पुत्र नामा, पोमा व पूजा के निर्देशन में किया गया है। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का प्रशस्तिकार कवि अत्रि था। यह है इसके बारे में प्रमुख। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महाराणा कुंभा ने देश पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? तो दोस्तों आप देखो कि सभी में विजय स्तंभ है, जबकि उस ऑप्शन में कीर्ति स्तंभ था, तो वह सही नहीं था, विजय स्तंभ है। तो महाराणा कुंभा ने खालिस्तान विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। यानी किसके उपलक्ष्य में, किससे युद्ध करने के बाद में? नागौर के शासक से, मालवा और गुजरात की सेना को पराजय करने के बाद, या दिल्ली के सुल्तान को, या शाकंभरी के चौहान को? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 2 होगा। मालवा के सुल्तान कौन थे? महमूद खिलजी। और गुजरात की सेना दोनों को सम्मिलित रूप से पराजित करने के उपरांत ही इसका निर्माण करवाया गया, क्योंकि दोनों में युद्ध होने के बाद, विजय होने के बाद में, सारंगपुर का युद्ध होने के बाद में करवाया। अगला क्वेश्चन है, सारंगपुर युद्ध 1437 ईस्वी में किन राज्यों के मध्य हुआ? मेवाड़ और मालवा, मेवाड़ और मारवाड़, गुजरात और मारवाड़, मेवाड़ और चंदेल? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। मेवाड़ का शासक राणा कुंभा व मालवा के शासक कौन थे? महमूद खिलजी। महमूद खिलजी फर्स्ट, जबकि महमूद खिलजी सेकंड राणा सांगा के समय था। तो सारंगपुर का युद्ध 1437 में मेवाड़ के महाराणा कुंभा एवं मालवा, जिसे हम मांडू कहते हैं, तो वहाँ का सुल्तान महमूद खिलजी के बीच हुआ, जिसमें कुंभा की विजय हुई। और ये दोनों ही राज्य पड़ोसी थे, राज्य का विस्तार के इच्छुक दोनों ही थे। तो मालवा के सुल्तान ने मेवाड़ के शत्रु महपा पंवार को आश्रय प्रदान किया, और कुंभा ने महपा पंवार को मेवाड़ को सौंपने के लिए महमूद खिलजी के पास में लेटर भेजा, लेकिन महमूद खिलजी ने शरणागत को लौटाना स्वीकार नहीं किया, अतः दोनों के बीच में युद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन, ये थी इस क्वेश्चन के बारे में व्याख्या। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया? महमूद खिलजी, दिलावर खान, होशंग शाह, बहादुर शाह? तो दोस्तों मालवा के सुल्तान जो महमूद खिलजी था, उसको राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अगला क्वेश्चन, चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई? मालवा और गुजरात के, मेवाड़ और गुजरात के, मालवा और मेवाड़ के, मेवाड़ और मारवाड़ के? तो चंपानेर की संधि मालवा और गुजरात दोनों शासकों के बीच में हुई। और ये कब हुई? तो चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी में महाराणा कुंभा के विरुद्ध लड़ने के लिए मालवा के शासक सुल्तान महमूद खिलजी और गुजरात के शासक सुल्तान कुतुबुद्दीन के मध्य हुई। और इसके अनुसार मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना मेवाड़ पर आक्रमण करेगी और कुंभा से विजय होंगे। तो इसके लिए ये संधि की गई, लेकिन इनकी ये असफलता ही मिली, सफलता नहीं मिली संधि को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, चंपानेर या चंपारण की संधि किन के मध्य हुई? महाराणा कुंभा और रणमल के बीच, मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच, महाराणा कुंभा और मालवा के सुल्तान के बीच, राणा सांगा और बाबर के बीच? तो मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच, जिसमें मालवा का शासक महमूद खिलजी प्रथम था और गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन था। तो इनके मध्य 1456 ईस्वी में चंपानेर की संधि हुई। अगला क्वेश्चन, कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था? ईडर की समस्या, चुंडा को शरण, नागौर विवाद, गुजरात द्वारा बूंदी के साथ संधि? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 था नागौर विवाद, क्योंकि कुंभा का जब गुजरात के साथ संघर्ष था, यानी प्रारंभिक शुरुआत हुई थी,
तो उसमें नागौर विवाद था, क्योंकि 1456 ईस्वी में नागौर के स्वामी फिरोज खां के मरने पर उसके पुत्र शम्स खां ने नागौर का स्वामी बना दिया, परंतु उसे हटाकर उसके छोटे भाई मुजाहिद खां ने नागौर पर अधिकार कर लिया और शम्स खां कुंभा की मदद के लिए कुंभा के पास आया। फिर से कुंभा ने उसको नागौर का स्वामी बना दिया और शासक बनते ही उसने कहा कि आप इस दुर्ग का निर्माण नहीं करेंगे, लेकिन उसने उस कुंभा की बात न मानकर उनसे संबंध विच्छेद कर लिया और ये शर्त के प्रतिकूल था, तो नागौर के किले की मरम्मत करवाने लग गया और महाराणा कुंभा ने नागौर पर चढ़ाई कर दी। शम्स खां गुजरात के शासक सुल्तान की सहायता से महाराणा कुंभा की सेना का मुकाबला करने लगा, परंतु उसकी सेना हार गई और नागौर में मेवाड़ का अधिकार स्थापित हो गया। जब गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन को अपनी सेना की हार की सूचना मिली तो वह स्वयं मेवाड़ पर आक्रमण करने हेतु चला। तो यह था नागौर विवाद गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक बार क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया था कि राजस्थान के कौन से शासक को विद्वानों ने हिंदू पद कहा। तो इसमें मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ, कुंभा, सांगा, नागभट्ट द्वितीय, अर्णोराज। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों इसमें सांगा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि विद्वानों ने सांगा को हिंदू पद कहा। सांगा का जन्म 1509 से 1528 ईस्वी में हुआ और इसने कर्नल जेम्स टोड ने सांगा को सिपाही का अंश कहा और महाराणा संग्राम सिंह मेवाड़ के परम यशस्वी महाराणा कुंभा के पौत्र तथा महाराणा रायमल के पुत्र थे। महाराणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 बाबर के समकालीन हुआ था और राज्याभिषेक 24 मई 1509 को हुआ था। तो ये थी कुंभा के बारे में जानकारी। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया था? खातौली का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, सिवाना का दुर्ग या खानवा का युद्ध। तो कौन से युद्ध में? तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा खातौली का युद्ध, जो कब लड़ा? पीपलदा तहसील कोटा के अंदर लड़ा गया और ये 1517 ईस्वी में लड़ा गया राणा सांगा व इब्राहिम लोधी के मध्य, जिसमें राणा सांगा विजय हुआ और इब्राहिम लोधी को हार मिली। अगला क्वेश्चन। और दोस्तों अभी हमने कुंभा के समय के समकालीन शासकों के बारे में पढ़ा था। तो उसमें गुजरात का शासक कौन था? कुतुबुद्दीन। जबकि मालवा का शासक कौन था? महमूद खिलजी। जबकि सांगा के समय मालवा के शासक नासिर शाह। जब इनका राज्याभिषेक हुआ था तो मालवा में नासिर शाह खिलजी का शासन था, वह गुजरात में महमूद शाह बेगड़ा का, वह दिल्ली में लोधी वंश के सुल्तान सिकंदर लोधी का शासन था। जबकि बाद में तो इब्राहिम लोधी जो सिकंदर लोधी का बेटा था वह बना था। तो ये थे इनके जन्म के समय, राज्याभिषेक के समय शासक। खातौली का युद्ध लड़ा गया था बाबर और महाराणा सांगा के बीच, इब्राहिम लोधी और महाराणा सांगा के बीच, महमूद लोधी और महाराणा सांगा के बीच, बाबर और मेदिनी राय के बीच। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में पीपलदा तहसील कोटा के अंदर लड़ा गया और इसमें राणा सांगा की विजय हुई। इब्राहिम लोधी व राणा सांगा के बीच लड़ा गया। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन। महाराणा सांगा ने जिन अफगानों को शरण दी थी वे थे इब्राहिम लोधी एवं शेर शाह, निजाम खां एवं आलम खां, महमूद लोधी एवं हसन खां, मोहम्मद शरीफ एवं इश्क आका। तो बाबर से पराजित होने के बाद में कुछ अफगान सेनापतियों ने राणा सांगा ने शरण दी थी, उसके नाम थे महमूद लोधी और हसन खां, यानी हसन खां मेवाती और महमूद लोधी, जो कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़े थे। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था? तो वह कौन सा युद्ध था जिसमें सांगा ने बाबर की सेना को हराया था? पानीपत, घाघरा, खानवा
व बयाना, तो वह बयाना का युद्ध था। जबकि खानवा के युद्ध में तो राणा सांगा खुद हार गए थे, तो वह बयाना का युद्ध था फरवरी 1526 में। जबकि 27 में खानवा का युद्ध लड़ा गया मार्च में, तो इसमें राणा सांगा को हार मिली। अगला क्वेश्चन, राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा? 13 मार्च 1527 को, 17 मार्च 1527 को, 16 फरवरी 1527 को और 18 फरवरी 1527 को। तो इसमें दोस्तों आपने अभी मैंने बताया था कि 16 फरवरी 1527 ईस्वी को तो सांगा ने बाबर की सेना को 16 फरवरी 1527 को तो बाबर की सेना को पराजित करवाया था। जबकि 17 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजय हुए था। और यह कहाँ पर लड़ा गया था? तो यह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के, जिसका पूरा नाम है बाबर का, यह भरतपुर की रूपवास तहसील में लड़ा हुआ गया था। इसमें राणा सांगा की सेना में कौन कौन था? तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सेना में अफगान सुल्तान महमूद लोधी, जिसने शरण दी थी, मेव शासक हसन खां मेवाती, जो कि मेवात क्षेत्र से था, मारवाड़ के राव गांगा के पुत्र मालदेव, जो राव गांगा ने 4000 सैनिक लेकर मालदेव को भेजा था, बीकानेर के राव जेत सिंह का पुत्र कुंवर कल्याणमल और आमेर के राजा पृथ्वीराज, ईडर का राजा भारमल, मेड़ता का रायमल और राठौड़ और रायसीन का सलादी तंवर, जो अंतिम समय पर समर्थन वापस ले लिया था। रायसीन का शासक था सलादी तंवर और चंदेरी का मेदिनी राय और नागौर का खानाजादा और सिरोही का अखीराज वाघ। जबकि वागड़ी जो डूंगर का था वह था रावल उदय सिंह और सुलुम्बर का रावत रतन सिंह, वीरमदेव मेड़तिया, देवलिया के रावत बाघ सिंह, नरबदहाडा और वीर सिंह देव, गोकुलदास परमार और झाला अज्जा आदि राणा सांगा की सेना में सम्मिलित था। और राणा सांगा ने इन सबको एक जगह इकट्ठा किया। इसे कहते हैं पाती पेरवन, जो राजपूतों में एक रूप से मतलब परंपरा थी, जो पुनर्जीवन करके राजस्थान के प्रत्येक सरदारों को अपनी ओर से शामिल करने का निमंत्रण दिया। तो ये था खानवा का युद्ध, जो 17 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया। जबकि 16 फरवरी 1527 को बयाना का दुर्ग पर कब्जा हो गया, क्योंकि बयाना पर सांगा को पहले विजय मिली और बाद में हार। अगला क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में किन निम्नलिखित राजपूत शासक या फिर मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में भाग लिया? तो महमूद लोधी और हसन खां मेवाती, इन्होंने तो युद्ध हारने के बाद में राणा सांगा ने शरण दी थी, तो ये दोनों शासक थे। और रावल उदय सिंह और गोकुलदास परमार, ये दोनों भी थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 1 2 3 4। जबकि राजा भारमल जो ईडर का था और बीरमदेव मेड़तिया जो मेड़ता का था, ये भी राणा सांगा की सेना में सम्मिलित था। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? तो महमूद लोधी और हसन खां, मालदेव और मेदिनी राय। तो इसमें अब तक 8 शासक हो गए हैं। एक तो राजा भारमल जो ईडर का था, वीरमदेव मेड़तिया और महमूद लोधी और हसन खां मेवाती, रावल उदय सिंह, गोकुलदास परमार और मेदिनी राय, हसन खां मेवाती और मालदेव और महमूद लोधी। अगला क्वेश्चन, राणा सांगा के उस सहयोगी का नाम बताइए जिसने खानवा युद्ध के नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन वापस ले लिया। सलादी तंवर, मेदिनी राय, राव गांगा, उदय सिंह। तो रायसीन के शासक सलादी तंवर ने नाजुक समय पर अपना समर्थन वापस ले लिया था। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? फर्स्ट।
इसमें है राउत जग्गा एवं राउत बाघ सिंह किस शासक के सरदार थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा हमीर, राणा प्रताप। तो राउत जग्गा और राउत बाघ सिंह जो राउत के शासक थे, बाघ सिंह ये किसके सरदार थे, तो राणा सांगा के सरदार थे। सलूम्बर के रावत जबकि देवलिया के राउत बाघ सिंह थे और सलूम्बर के रावत रतन सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था। महमूद लोधी, हसन खां मेवाती, हकीम खां सूर, मालदेव राठौर। तो मालदेव राठौर ने राव गंगा को भेजा था, मतलब राव गंगा ने मालदेव को 4000 सेना लेकर भेजी थी, जबकि हसन खां मेवाती और महमूद लोधी तो इनकी शरण में आए थे, जबकि हकीम खां सूर ये महाराणा प्रताप के सेनापति थे। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ये शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को सहायता प्रदान की थी। तो राव सातल ने, राव सूजा ने, राव गंगा ने, राव मालदेव ने। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा कि खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को सहायता प्रदान की थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। तो दोस्तों कहीं कहीं सोच रहे होंगे कि विद्यार्थी की राव मालदेव होगा, क्योंकि उस समय शासक राव गंगा था। तो किसने सहायता की थी, तो सहायता भी इससे मांगी होगी, तो राव गंगा ने सहायता की थी। जबकि लेकर कौन गया था, राव मालदेव। जब खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया था या लड़ रहा था, उस समय राव गंगा ने अपने पुत्र मालदेव को 4000 सैनिक लेकर राणा सांगा की मदद के लिए भेजा। अगला क्वेश्चन है, खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी। तो इसमें मालदेव होगा, क्योंकि खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना 4000 सैनिक लेकर भेजी गई थी, वह थी राव गंगा, मालदेव, बिरमदेव, सूजा। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा मालदेव। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था। यानी कि जब राणा सांगा युद्ध में घायल हो जाने के बाद में उसके राज चिन्ह को कौन धारण करके उस युद्ध को जारी रखा। तो इसमें जयमल, झाला अज्जा, राम साई तंवर, दुर्गादास। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 होगा झाला अज्जा। ये सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो खानवा के युद्ध में जब राणा सांगा के सिर में एक तीर लग गया था, यानी कि वो मूर्छित हो गए थे, तब झाला अज्जा को सब राज चिन्ह के साथ धारण करके महाराणा के हाथी पर सवार किया गया और उसकी अध्यक्षता में सारी सेना लड़ने लगी और झाला अज्जा इस युद्ध संचालन में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिए और थोड़ी ही देर में महाराणा के न होने की खबर सेना में फैल गई। इससे सेना का मनोबल टूट गया और उसके बाद में बाबर की विजय हुई। ये क्वेश्चन थे सांगा के बारे में। अगला क्वेश्चन दोस्तों कोर्ट में पूछा गया कि इसमें से कौन सा असत्य है। तो महाराणा राज सिंह ने अपने पूर्वजों की भांति नीति और सांस्कृतिक तत्वों के पोषण की नीति अपनाई। तो ये ऑप्शन सही है कि महाराणा राज सिंह ने अपने पूर्वजों की भांति नीति और सांस्कृतिक तत्वों के पोषण की नीति अपनाई। खानवा का युद्ध बाबर और सांगा के बीच में 1528 में लड़ा गया। तो इसमें ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि 1527 में लड़ा गया, 14 मार्च 1527 में, जबकि 16 फरवरी 1527 में बयाना का युद्ध लड़ा गया, जिसमें सांगा की विजय हुई, जबकि खानवा के युद्ध में सांगा की पराजय हुई। मुगल के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान से राजस्थान को बहुत लाभ हुआ। तो ये भी सही है। मेवाड़ के राजवंश का संस्थापक गुहिल को माना जाता है। तो ये भी सही है। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, जो असत्य है। अगला क्वेश्चन, खानवा के युद्ध में सांगा की पराजय का मुख्य कारण था सांगा की आंख में अचानक तीर लगना, बाबर की सैन्य व्यवस्था में उसकी तुलुगामा प्रणाली, सांगा में रणकौशलता की कमी, सांगा की सैन्य कमजोरी। तो इसमें दोस्तों सभी क्वेश्चन में
ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सही है, लेकिन दूसरा गलत है, क्योंकि बाबर की सेना व्यवस्था में उसकी तुलगमा प्रणाली से ही वो जीता था। यानी कि संगा की आंख में अचानक तीर लगने के कारण न तो वो हारा न जीता, क्योंकि उसके पास तुलगमा पद्धति थी। खानवा के युद्ध में जब सांगा की हार हुई थी तो उसका मुख्य कारण सांगा की प्रथम विजय के बाद ही तुरंत युद्ध न करके बाबर को तैयारी करने का समय दिया। सबसे स्पष्ट तो ये था। और राजपूत की युद्ध तकनीक भी पुरानी थी और वे बाबर की युद्ध की नवीन व्यूह रचना जैसे कि तुलगमा पद्धति से अनभिज्ञ थे। और बाबर की सेना के पास तोप थी, बंदूकें थी, जिससे राजपूत सेना की बड़ी हानि हुई। और रायसीन के सलाहती तंवर व नागौर के खानजादा युद्ध के अंतिम दौर में सांगा का साथ छोड़कर बाबर के साथ जा मिले थे। तो ये भी प्रमुख कारण था। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 होगा, बाबर की सेना व्यवस्था में उनकी तुलगमा पद्धति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मेवाड़ के किस शासक को शिशु अवस्था में पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर बचाया? महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, महाराणा उदय सिंह, महाराणा मोकल। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 होगा, महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह यानी कि ऐसा शासक था जिसका पुत्र महाराणा प्रताप बना। तो यह पन्नादाई जब चित्तौड़ के पास स्थित माताजी यानी कि पांडोली गांव के निवासी हरचंद हाकला की पुत्री थी और सूरजमल चौहान की पत्नी थी। तो 1536 में जब विक्रमादित्य की हत्या कर बनवीर नामक अवैध दासी पुत्र मेवाड़ का शासक बना, उसने अपने शासन को सुदृढ़ करने के लिए उदय सिंह की भी हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन पन्नादाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर महाराणा उदय सिंह सेकंड यानी रानी करमवती के पुत्र जो दासी पुत्र बनवीर से अपनी रक्षा करवाए और इसको स्वामी भक्त व बलिदान पन्नादाई जो मेवाड़ में प्रसिद्ध हो गई। अगला क्वेश्चन, उदय सिंह के साथ ये तोड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका? तो जब उदय सिंह चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्नादाई जो धाई माँ थी उसको कौन सा स्थान आश्रय मिला? देलवाड़ा, डूंगरपुर, कुंभलगढ़ व देवलिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 होगा, कुंभलगढ़, क्योंकि पन्नादाई उदय सिंह को कीरत व वारिन दंपति के संरक्षण में कुंभलनेर के किले जहाँ का शासक यानी कि वहाँ का उस समय आशा देवपुरा के पास ले गई, जहाँ कुंभलगढ़ में उदय सिंह का लालन और पालन पोषण किया और 1536 ईस्वी में राज्याभिषेक किया, जबकि 1573 ईस्वी में राज्याभिषेक किसका हो गया? महाराणा प्रताप सिंह का। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कब किया? ऑप्शन नंबर है 15 अक्टूबर 1562 को, 23 अक्टूबर 1567 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर 3 है 25 फरवरी 1568 को, 15 जून 1572 को। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 3 होगा 25 फरवरी 1568 को, क्योंकि जब उदय सिंह 1537 से 1572 ईस्वी के मध्य उनका शासनकाल रहा तो अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। कब किया? 12 अक्टूबर 1567 ईस्वी को। उदय सिंह जब चित्तौड़ का भार जयमल और फत्ता पर छोड़कर चला गया तो अकबर का चित्तौड़ घेरा काफ़ी लंबे समय तक चला, लेकिन उनकी 1 या 2-3 रात दीवार की मरम्मत करते समय जयमल व अकबर की संग्राम नामक बंदूक से गोली से कौन मारा गया? जयमल। और उस वहाँ पर जयमल और फत्ता ने दोनों ने वीरगति को प्राप्त हो गया। इससे उनको बहुत हानि हुई और बाद में उस दुर्ग पर विजय हो गई। और उसमें विजय यानी कि उन पर विजय कब हुई? तो वह हुई 25 फरवरी 1568 में अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा
25 फरवरी 1568 ईस्वी को। और जैमल और फत्ता की वीरता पर मुग्ध होकर अकबर ने आगरा जाने पर हाथियों पर चढ़ी हुई उनकी पाषाण मूर्तियां बनाकर किले के द्वार पर खड़ी करवाई। अगला क्वेश्चन, किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जैमल एवं फत्ता के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा? तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा चित्तौड़, क्योंकि चित्तौड़ का युद्ध 1567-68 में लड़ा गया था, जबकि 68 में विजय हुई थी और 12 अक्टूबर 1567 को उस पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन कि चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ? पहला ऑप्शन है 1568 में, 1569 में, 1567 में, 1570 में। तो ऑप्शन नंबर पहला होगा 1568 में चित्तौड़ पर तीसरा शाखा हुआ, क्योंकि 1567 में तो युद्ध शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है चित्तौड़गढ़, उदयपुर, हल्दीघाटी, कुंभलगढ़। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा कुंभलगढ़, क्योंकि उदय सिंह की रानी जयवंती बाई, जिसे पाली शासक अखेराज सोनगरा की पुत्री थी, उनकी कोख से महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। कब हुआ? 9 मई 1540 ईस्वी को, जेठ शुक्ल तृतीया को, विक्रम संवत 1597 यानी रविवार को। कुंभलगढ़ के प्रसिद्ध बादल महल, जिसे जूनी कचहरी कहते हैं, वहाँ पर इसका बचपन बीता था और इसे कीका के नाम से कहते हैं। तो महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है कुंभलगढ़, ऑप्शन नंबर 4। महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ था? 9 मई 1542 में, 9 मई 1540 में, 8 मई 1541 में, 1 मई 1540 में। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 से होगा 9 मई 1540 ईस्वी को महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ में हुआ और इसकी माता का नाम था जयवंती बाई और पाली के नरेश अखेराज सोनगरा की पुत्री की कोख से इसका जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक सर्वप्रथम हुआ गोगुंदा में, कुंभलगढ़ में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में। तो इसमें दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर गोगुंदा सही होगा, क्योंकि हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात जब मानसिंह ने यहीं अपनी सेना का पड़ाव डाला था, तो महाराणा उदय सिंह के अग्नि संस्कार के पश्चात महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में महादेव बावड़ी पर राणा प्रताप का 32 वर्ष की आयु में 28 फरवरी 1572 को राज्याभिषेक किया गया, जहां आज एक छोटी छतरी बनी हुई है और वह महाराणा के राज तिलक विधिवत रूप से कहाँ पर हुआ? कुंभलगढ़ में। तो यानी सर्वप्रथम तो गोगुंदा में और विधिवत रूप से कुंभलगढ़ में इनका राज्याभिषेक हुआ। 2 बार राज्याभिषेक हुआ महाराणा प्रताप का। अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप ने किस वर्ष में मेवाड़ राज्य की राजगद्दी संभाली? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा 1572, 1571, 1573, 1570। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा 28 फरवरी 1572 को पहला राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ। उसके बाद में इसका राज्याभिषेक जो विधिवत रूप से हुआ वह हुआ कुंभलगढ़ में। अगला क्वेश्चन, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु, यानी कि अकबर से महाराणा प्रताप ने बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम है। तो इसमें आप एक टिकिया रखेंगे, जमा भाटो, जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास, टोडरमल, क्योंकि सबसे पहले जलाल खां गए थे, तो जलाल खां का महाराणा प्रताप के पास जाने का समय है। पहला संदीप लेकर ये सितंबर 1572 में गए थे और कोर्ची के नेतृत्व में गए थे, जबकि दूसरा जून 1573 में मानसिंह गए थे, कुंवर मानसिंह के नेतृत्व में, जबकि तीसरा अक्टूबर 1573 में राजा भगवंत दास और गए थे, जबकि टोडरमल जो लास्ट में गए थे ये दिसंबर 1573 में राजा टोडरमल के नेतृत्व में गया था। यानी कि 373 बार 1573 ईस्वी में मानसिंह, भगवंत दास, टोडरमल गए थे, जबकि जलाल खां नवंबर 1572 में गए थे।
तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा जलाल खां मानसिंह भगवंत दास टोडरमल जमा भाटो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा? तो राजा बहारमल, जलाल खां, मानसिंह भगवंत दास। तो दोस्तों देखो ये 4 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 जलाल खां, यानी पहला संधि प्रस्ताव सितंबर 1572 में जलाल खां व कोरची के नेतृत्व में भेजा गया था। अगला क्वेश्चन, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था मानसिंह, जलाल खां, टोडरमल, भगवंत दास। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? जमा भाटो। तो भासु भगवंत दास जो कब गया था? तीसरे नंबर पर गया था, यानी कि ये गया था अक्टूबर 1573 में। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अकबर ने किसको शिष्टमंडल का अंतिम नेतृत्व करने के लिए प्रताप के पास भेजा था ताकि वह शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कर सके? जलाल खां, टोडरमल, भगवंत दास, मानसिंह। तो चौथे नंबर पर टोडरमल गया था दिसंबर 1573 ईस्वी में। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला क्वेश्चन, ये दोस्तों बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अगर आपने राजस्थान के बारे में थोड़ी भी जानकारी है तो ये क्वेश्चन के बारे में ज़रूर आंसर देंगे। ये BSTC में पूछा गया क्वेश्चन है और पशुधन यानी LSA के रूप में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1675 को, 1575 को, 1576 को, 1578 को। तो दोस्तों आप सभी को मालूम है कि 18 जून 1576 ईस्वी को या फिर 21 जून 1576 ईस्वी को हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार ये डेट है। और इस दिन हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया और यह युद्ध हल्दी घाटी के दर्रे से बाहर बनास नदी के निकट जो खमनोर, जहाँ से बनास नदी प्रभावित होती है राजसमंद जिले से, वहाँ पर यह लड़ा गया। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की पराजय हुई, परंतु वह बंदी नहीं बनाए जा सके। लेकिन राजस्थान सरकार द्वारा ये दावा किया गया था कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की नहीं वरन महाराणा प्रताप की विजय हुई है। इसके पीछे सरकार ने राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय में उदयपुर में मीरा महाविद्यालय के प्रोफेसर इतिहासकार डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा के शोध का हवाला देता और उसके अनुसार युद्ध के बाद अगले 1 साल तक महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के आसपास के गांवों व जमीन की पट्टा ताम्रपत्र के रूप में जारी किए गए थे। इस युद्ध का वर्णन एकमात्र उपस्थित इतिहासकार बदायूं ने मुंतखब उत-तवारीख में किया था। तो मुंतखब उत-तवारीख ने किस युद्ध का वर्णन किया था? तो हल्दी घाटी के युद्ध का। और बदायूं ने इसे गोगुंदा का युद्ध भी कहा। वो कर्नल जेम्स टोड ने इसे किस दुर्ग के नाम से या किस की उपाधि दी गई? तो कर्नल जेम्स टोड ने इसे हल्दी घाटी का युद्ध कहा। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी की लड़ाई में यानी कि हल्दी घाटी किसकी लड़ाई या किसकी लड़ाई या किन में शासकों के मध्य हुई? तो अकबर ने राणा प्रताप को हराया या राणा प्रताप ने अकबर को हराया? बाबर ने लोधी को हराया या अकबर ने हेमू को हराया? तो ये PSI में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2011 में। तो हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर ने राणा प्रताप को हराया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। और ये जून 1576 में हुआ, 18 जून या फिर 21 जून। हल्दी घाटी के युद्ध की विस्तृत जानकारी अब्दुल कादिर बदायूं के किस ग्रंथ में होती है? ताजिकराज उल वाकियात, तबकात-ए-अकबरी, मुंतखब उत-तवारीख, अकबरनामा व आईन अकबरी। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, मुंतखब उत-तवारीख, जो बदायूं ने लिखा था और ये इस युद्ध का दृष्टा करता था और इसने बदायूं इस युद्ध को गोगुंदा का संज्ञा दी। वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी? 16,000, 80,000, 10,000, 40,000। तो वीर विनोद के लेखक यानी वीर विनोद के अनुसार जो श्यामल दास ने लिखी थी, 80,000 सेना थी किसके पास में? हल्दी घाटी में युद्ध में मुगलों के पास।